ऑलराइट। सो हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 3 ऑफ थीम ए ऑफ क्लास 6 एसएसटी एनसीईआरटी बुक। हमारे थीम ए में 3 चैप्टर्स थे, राइट। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ। चैप्टर 2 में हमने ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट पढ़ा। और ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर 3, इट्स द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस थीम ए। थीम ए हमने पढ़ा था कि ज्योग्राफी के अराउंड रिवॉल्व करती है। इवन दो इसका नाम ज्योग्राफी नहीं है, बट वी कैन अंडरस्टैंड कि ज्योग्राफी के अराउंड होती है। तो इस थीम ए का ये 3rd चैप्टर है। हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के पूरे वीडियोस डाल रखे, जिसके अंदर आपको एनसीईआरटी में जो भी दिया हुआ है वो सब, और उसके अलावा एक्स्ट्रा नॉलेज प्लस एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। हर एक चीज़ को मैप्स एनिमेशन के थ्रू समझाया हुआ है, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो। एसएसटी हम पढ़ते हैं तो हमारे क्लास टीचर पढ़ाते हैं, तब ऐसा लगता है कि यार ये तो बोरिंग सब्जेक्ट है, रट लो और पास हो जाओ। बट जब आप एसएसटी को अंदर से पढ़ते हो अच्छे से, तो आपको समझ आता है कि एसएसटी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है साइंस की तरफ। हर चीज़ का एक लॉजिक है, आप उसे अपनी रियल लाइफ से भी रिलेट कर पाते हो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि रटो मत, समझो, क्योंकि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और समझ आ गया तो गेम सेट है आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, ये हमारी अर्थ है, राइट। हमने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था, हम एक स्टोरी की तरह समझते हैं कि हर एक चैप्टर का क्या रेलिवेंस था। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि हम लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ कर रहे थे, जिसके अंदर हमने पढ़ा था लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में। ठीक है, लैटिट्यूड मतलब आपको पता होगा पैरेलल लाइन, इक्वेटर के पैरेलल जाती है जो। ठीक है, लैटिट्यूड पैरेलल लाइन हो गई, और लॉन्गिट्यूड हो गई वर्टिकल लाइंस। ठीक है, जो अर्थ के ऊपर से निकलती है। अगर आपको ये सब समझ नहीं आ रहा है तो आप एक बार वो वीडियो देख लो फर्स्ट चैप्टर का, उसमें आपको हर एक चीज़ समझ आ जाएगी। तो हमने चैप्टर 1 में लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ पढ़ा। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा कि जैसे ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है ना अर्थ पे, जैसे मैप या फिर आप ग्लोब पे जब देखते हो, तो ज़्यादातर एरिया ब्लू दिखता है। तो वो ब्लू क्या है, ओशियन है। और जब ये बाकी का जो ब्राउन कलर और ग्रीनिश कलर का होता है, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स। तो सेकंड चैप्टर में हमने पूरा ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, उसके अलावा ओशियंस में किस टाइप के डिजास्टर्स आते हैं या लाइफ फॉर्म्स होते हैं, ओशियंस के बेनिफिट्स। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स के हमने पढ़ा, कितने कॉन्टिनेंट्स है, कौन सा कॉन्टिनेंट बड़ा है, कौन सा कॉन्टिनेंट छोटा है, हमने वो सब चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, तो चैप्टर 1 में हमने लोकेटिंग प्लेसेस पढ़ा, और चैप्टर 2 में हमने ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स को पढ़ा। अब चैप्टर 3, जिसका मतलब है लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ। इसका मतलब क्या होता है लैंड फॉर्म्स, मतलब हम आगे तो पढ़ेंगे, बट मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा विजुअलाइज करें। ठीक है, ये हमारा इंडिया है जैसे। ठीक है, इंडिया ऐसा है, मतलब और अच्छा बना देता हूँ, सही लग रहा है ना? ठीक है, तो ये इंडिया है जैसे। तो यहाँ पे आपका कोई दोस्त होगा जो शायद उत्तराखंड का होगा। ठीक है, आपका कोई दोस्त होगा जो शायद महाराष्ट्र से होगा, या फिर आप खुद महाराष्ट्र के हो गए, आप खुद तमिलनाडु के हो गए। ठीक है, तो जब आप अपने दोस्त से पूछोगे, जैसे आप महाराष्ट्र से हो, आपका दोस्त उत्तराखंड से है, आप अपने उत्तराखंड वाले दोस्त को बोलोगे कि यार तुम्हारे वहाँ पे मतलब किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह के जानवर रहते हैं, और तुम लोग क्या करते हो। ठीक है, तुम्हारे वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा रहता है, तुम रहते कहाँ पे हो। तो भले ही हम एक ही कंट्री के अंदर रह रहे हो, बट आपको पता चलेगा कि उत्तराखंड के लोग थोड़े अलग तरीके से रह रहे हैं, और महाराष्ट्र के लोग थोड़े अलग तरीके से रह रहे हैं। ऐसा क्यों है? आप उत्तराखंड को है ना हिल स्टेशन बोलते हैं, वहाँ पे पहाड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पहाड़ है, महाराष्ट्र में ऐसा पहाड़ों का इतना नहीं है, पर मैक्सिमम जैसे आप मुंबई में रह रहे हो तो आप प्लेन्स पे रह रहे हो, प्लेन्स में रह रहे हो, मतलब पहाड़ नहीं है वहाँ पे, आप नॉर्मल सब कुछ एक फ्लैट सरफेस पे रह रहे हो। तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि वहाँ के लोगों का रहन-सहन, वहाँ के जानवरों का रहन-सहन सब बदल जाता है, वहाँ का खाना बदल जाता है। तो लैंड फॉर्म्स जैसे कि माउंटेन हो गया, प्लेन्स हो गए, प्लेट्यूज़ हो गए, जो हम सब आगे पढ़ेंगे, उससे क्या होता है ना कि लाइफ काफ़ी अफ़ेक्ट करती है। अर्थ है जैसे, अर्थ हम सोचते हैं कि एक ही प्लेनेट है तो हर चीज़ सेम होगी, बट नहीं होता है। अर्थ बहुत रफ स्ट्रक्चर है, वहाँ पे बहुत इर्रेगुलरिटीज़ है। कहीं तो मतलब ऊबड़-खाबड़ है, कहीं एकदम समतल है, कहीं थोड़ा उठा हुए हो, फिर वापस वापस समतल आ गया। तो हर एक जगह ना वो बहुत अलग-अलग तरह के लैंड फॉर्म्स होते हैं। लैंड फॉर्म्स मतलब लैंड की इर्रेगुलरिटीज़। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स होते हैं अपने अर्थ पे। वो हम आगे पढ़ते हैं ना। ये जस्ट एक ओवरऑल स्ट्रक्चर था, हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर को कैसे रिलेट किया,
कैसे इन तीनों का रेलिवेंस है, वो सब हमने इस स्लाइड में पढ़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन। जो आप एनसीईआरटी बुक खोलोगे उसके अंदर पहले पेज पे ये लिखा हुआ है कि फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ ह्यूमन बींग्स मे द अर्थ विद मैनी हाइट्स, slopes and great plains bearing plants endowed with varied powers spread out for us and show us her riches. The earth is my mother and I am her child. इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो ये अथर्ववेद, हमारे जो वेद है ना, उनमें से एक अथर्ववेद होता है, उसके अंदर का एक भूमि सुक्ता से उठाया हुआ एक श्लोक है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ ह्यूमन बींग्स मैं द अर्थ विथ मैनी हाइट्स, स्लोप्स एंड ग्रेट प्लेन्स। अर्थ की बहुत हाइट्स होती हैं, बहुत स्लोप्स होती हैं। स्लोप्स मतलब क्या होता है? ढलान। फिर प्लेन्स, ग्रेट प्लेन्स जैसे फ्लैट सर्फेसेस, वो बहुत तरह के प्लांट्स को बियर करती है। और अर्थ अलग अलग प्लांट्स को बियर करते हुए अपनी वेराइटीज दिखाए। ठीक है, जैसे आपको बताया था माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यू, डेजर्ट, वहाँ पे अलग अलग टाइप के जानवर, अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं। तो अर्थ अपनी अलग अलग प्रजातियों से, अपने अलग अलग लैंड फॉर्म से अलग अलग लाइफ बनाए और वहाँ से अपनी रिचनेस दिखाए कि कितनी वेराइटी है अर्थ में। ठीक है, द अर्थ इज माई मदर एंड आई एम हर चाइल्ड। इसका सिंपल मतलब है कि अर्थ मेरी माँ है और हम उनके बच्चे। ठीक है, ओके। हम तीन हम कुछ क्वेश्चंस को है ना इस चैप्टर से एड्रेस करेंगे। पहले तो आप ये देखो, सिंपल और सुंदर सी सीनरी। आप जब भी है ना लैंडस्केप बनाते हो आपके ड्राइंग क्लासेस के अंदर, तो आप क्या बनाते हो? एक पहाड़ होगा, झोपड़ी होगी, और फिर यहाँ से नदी निकल रही होगी। तो सेम चीज़ है, पहाड़ भी है, फिर द फॉरेस्ट है, फिर द नदी है। तो कितना सिंपल सा सीनरी, और यही तो अर्थ की ब्यूटी है। लाइक कितनी वैरायटी है। आप जैसे राजस्थान में जाओगे तो वहाँ पे आपको डेजर्ट मिलेगा, तो कितनी वैरायटी है। सिंपल सीनरी बट इट्स वेरी इम्पैक्टफुल। तो हम क्या है ना इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि what are the major types of landforms and their significance to life and culture, and what are the challenges एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइफ एसोसिएटेड विद ईच लैंडफॉर्म। हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप की लैंडफॉर्म्स होती है। ठीक है, और उनका हमारी लाइफ और हमारे कल्चर पे क्या डिफरेंस होता है। प्लस व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइफ एसोसिएटेड विद ईच लैंडफॉर्म। मैंने आपको बताया कि आपकी लाइफ काफ़ी डिपेंड करती है। जैसे आप अगर पहाड़ों पे रह रहे हो तो आपको कम ऑक्सीजन में रहने की आदत हो जाती है, क्योंकि आप जैसे हाइट पे जाते हो ना, तो आपकी ऑक्सीजन डेंसिटी कम होती जाती है अर्थ की। ठीक है, तो आप वहाँ पे रहते हो तो आपकी वहाँ का आप अडेप्ट हो जाते हो कि हाँ कम ऑक्सीजन के अंदर रह रहे हो। प्लस वहाँ के अंदर आपको है ना बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, इतने रोड्स वगैरह नहीं होती, पहाड़ होता है, और प्लस इतना स्लोप होता है, इतना मतलब इरेगुलरिटीज होती है ना पहाड़ों पे। तो वहाँ पे आप इतना चलते हो, आप ज़्यादातर फिट रहते हो। आप कभी भी देखोगे जो पहाड़ों पे रहते लोग, दे आर वेरी फिट। उसके अलग क्या है ना, प्लेन्स में जैसे आप रह रहे हो, जैसे आप मुंबई में रह रहे हो, आप कहीं पे भी मतलब मेजर सिटीज़ में रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, तो प्लेन्स है। प्लेन्स में क्या होता है कि वहाँ के लोगों का रहन सहन अलग है। ठीक है, वहाँ की जॉब्स अलग है, तो वहाँ का कल्चर अलग है। वो सब हम आगे पढ़ेंगे, बट जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि लैंड फॉर्म्स से कितनी अफेक्ट होती है लाइफ। ठीक है, humans like most mammals live on land. Land, as you may have noticed, has many forms and features. Its appearances changes a lot from one region to another. ठीक है, humans like most mammals मतलब समझते हो ना? mammals, humans mammals में आते हैं, और mammals ज़्यादातर लैंड पे ही रहते हैं। बस एक मैमल है जो पानी में रहता है, वो है वेल। वेल मछली है ना, सबसे बड़ी मछली होती है। वो ही एक इकलौती यू नो मैमल है जो पानी में रहती है। बाकी सारे जो मैमल्स है वो सारे लैंड पे रहते हैं। ठीक है, और लैंड एज यू में नोटिस बहुत इरेगुलरिटीज होती है। इवन इन आर इंडिया ना बहुत इरेगुलरिटीज है। जैसे कि आप सोचो, यू आर ट्रेवलिंग बाय रोड फ्रॉम द रीजन नोन एज छोटा नागपुर इन झारखंड। ये झारखंड है, यहाँ पे एक रीजन है छोटा नागपुर। चलो आप सपोज करो कि आप वहाँ से बस या फिर रोड से अपनी कार में ट्रेवल कर रहे हो, और फिर आप प्रयागराज में पहुँच रहे हो उत्तराखंड में। ये है अपना उत्तराखंड, यहाँ पे प्रयागराज, इलाहाबाद बोलते हैं ना जिसको। प्रयागराज में आप पहुँचते हो, फिर आप अल्मोड़ा पहुँचते हो उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड में आ गए। तो ऑन द वे यू विल सी वेरी डिफरेंट लैंडस्केप्स। इन फैक्ट यू विल एनकाउंटर थ्री मेजर लैंडफॉर्म्स विच वी विल एक्सप्लोर नाउ। आप जैसे
यहाँ से जा रहे हो छोटा नागपुर से, फिर आप प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पहुंच रहे हो, फिर आप अल्मोड़ा उत्तराखंड में पहुंच रहे हो, तो आप जाते हुए ना बहुत अलग अलग टाइप की लैंडफॉर्म्स देखोगे। जैसे आप झारखंड में हो, छोटा नागपुर क्या है ना कि छोटा नागपुर फेमस है अपने छोटा नागपुर प्लेट्यू की वजह से। हम पढ़ेंगे प्लेट्यू के बारे में, बट आप जैसे वहां होगे ना तो आपको थोड़ी एक इस टाइप के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, एकदम से चढ़ाई आएगी, फिर वापस फ्लैट, फिर वापस थोड़ा नीचे, ऐसा आएगा। फिर आप उत्तराखंड में पहुंचोगे ना तो वहां पे आपको समतल जमीन दिखेगी। ठीक है, कोई ऊबड़ खाबड़ कुछ नहीं, एक फ्लैट प्लेन्स आ जाएगा। फिर आप जब देहरादून में पहुंचोगे तो वहाँ पे हिल्स आएगी, हिल सेक्शन है ना देहरादून, नैनीताल, शिमला, वो हिमाचल प्रदेश में भी आता है, बट जैसे देहरादून में आप नैनीताल मान लो। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको पहाड़ दिखेंगे। तो यहाँ पे तीनों जगह में आपको 3 टाइप के लैंड फॉर्म्स मिल गए, जिनको हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे हर एक टॉपिक को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A landform is a physical feature on the surface of our planet Earth. लैंडफॉर्म क्या होता है कि फिजिकल फीचर होता है। जैसे दूर से तो दिखता है कि हाँ अर्थ बिल्कुल मतलब फ्लैट है, एकदम स्मूथ है, बट ऐसा नहीं है, बहुत इरेगुलरिटीज है। ऐसे ऐसे मतलब इरेगुलरिटीज मतलब क्या होता है ना कि ऐसे कुछ भी रेगुलर नहीं है, ऐसे बहुत मतलब जिगजैग, बहुत इरेगुलरिटीज, बहुत रफनेस है यहाँ पे। तो लैंडफॉर्म इस चीज़ को बोलते हैं। लैंडफॉर्म्स टेक शेप ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड हैव अ सिग्निफिकेंट कनेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड लाइफ। अब जैसे जो लैंडफॉर्म्स, जैसे आप पहाड़ देख रहे हो, ये पहाड़ कुछ सालों में नहीं बना है, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर मतलब लाखों सालों में जाके ये पहाड़ बनते हैं। तो पहाड़ इस टाइप के होते हैं कि मतलब वो एकदम से नहीं बनते। इवन प्लेट्यूज, ये सब में बहुत टाइम लगता है। They can broadly be divided into 3 categories: mountains, plateaus and plains. अभी स्ट्रक्चर में हमको क्या दिख रहा है, 3 टाइप के लैंडफॉर्म्स जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और भी काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स होते हैं, बट हम अभी क्लास 6 में हैं और क्लास 6 के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसे प्लेटू, प्लेटू क्या होता है, टेबल टॉप। टेबल टॉप क्या होता है, जैसे ये देख रहे हो ना आप। हिल्स क्या होती है, हिल्स तो जैसे एकदम ही ऐसा होता है, माउंटेन्स। टेबल टॉप क्या होता है, ये ऐसा होता है प्लेट्यूज, मतलब लगभग तो फ्लैट ही होता है पर वो थोड़ा सा ऊपर होता है, यू नो। ये आपका प्लान हो गया, मतलब प्लान्स हो गए। जैसे आप बोल रहे हो ना कि आप जैसे नदी के बिल्कुल एक लेवल पे है, ये नदी और जो ज़मीन है दोनों एक लेवल पे है, तो वो प्लान्स हो गया। ठीक है, प्लेट्यू क्या होता है कि थोड़े से उभरे हुए, थोड़े से ऊपर की तरफ लैंड स्ट्रक्चर होते हैं। होते ये भी लगभग ऊपर प्लान ही होते हैं, बट ये थोड़े हाइट पे होते हैं। और माउंटेन्स तो आप देख रहे हो ऐसे होते हैं, जो पॉइंटेड होता है, जिसके ऊपर पॉइंटेड होता है ना, pointed top होता है, वो होते हैं mountains. So these landforms have different climates and are home to a variety of flora and fauna. Flora and fauna हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। फ्लोरा मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर जगह के प्लांट स्पीशीज, और फोना मतलब एक पर्टिकुलर जगह के animal species. So human have adapted to all landforms, but the number of people living on different kinds of landform varies throughout the world. इसका क्या मतलब हुआ, हर एक लैंडफॉर्म के वहाँ पे अलग टाइप का क्लाइमेट होता है। जैसे आप माउंटेन पे जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत ठंडी लगेगी, वहाँ पे गर्मियाँ इतनी नहीं पड़ती है। जबकि आप प्लेन्स में या न्यू दिल्ली, मुंबई, तमिलनाडु चले जाओगे तो वहाँ पे बहुत गर्मी रहती है। प्लेटूज पे भी थोड़ा ऐसा टेम्परेचर ठंडा ही रहता है, ठीक है, या फिर डिफरेंट होता है काफ़ी इनसे। प्लस यहाँ के जो पौधे होते हैं ना तीनों जगह के, वो तीनों जगह के पौधे अलग होते हैं। ठीक है, और ह्यूमंस ने लगभग सब जगह रहते हैं। ह्यूमंस प्लेट्यू पे भी रहते हैं, माउंटेन पे भी रहते हैं, प्लेन्स पे भी रहते हैं। आप डेजर्ट में जाओगे, आप अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स पे जाओगे, आपको ह्यूमंस हर जगह मिल जाएंगे। बस कहीं ज़्यादा होंगे, कहीं कम होंगे। माउंटेन्स क्या होता है कि थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं वहाँ पे रहना, तो वहाँ पे कम ह्यूमंस मिलेंगे, आपको मिल जरूर जाएंगे, बट माउंटेन्स में कम रहेंगे। प्लेन्स में जैसे हम अभी प्लेन्स में रहते हैं राजस्थान में, या फिर महाराष्ट्र, या फिर छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, तो वहाँ पे ना लोग बहुत रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ होती है, पानी बराबर है, ऑक्सीजन ठीक-ठाक आता है वहाँ पे, एग्रीकल्चर अच्छा हो जाता है, ठीक है? रिस्क बहुत कम है, जैसे माउंटेन्स पे रिस्क बहुत होता है, कभी भी कुछ लैंडफॉल हो जाता है, वहाँ से पत्थर गिरने लग जाते हैं, तो आपका घर वगैरह टूट जाता है। प्लेन्स में लगभग सब चीज़ें नॉर्मल रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक लैंडफॉर्म पे अलग-अलग टाइप का क्लाइमेट और अलग-अलग टाइप के लोग रहते हैं, ठीक है? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। हमारी बुक के अंदर ये दिया हुआ है कि दिस ड्राइंग इलस्ट्रेट्स 3 लैंडफॉर्म्स, माउंटेन इन द बैकग्राउंड, 2 ऑफ देम स्नो कैप्ड। इनमें से 2 माउंटेन्स के स्नो भी है ऊपर, आप देख पा रहे हो। अ प्लेटू ऑन द लेफ्ट, जैसे ये प्लेटू है। अब देखो प्लेटू भी प्लेन्स टाइप ही है, एकदम समतल है, फ्लैट है, बट ये थोड़ा हाइट पे है, तो ये प्लेटू हो गया। और प्लेन इन द फोरग्राउंड विद द रिवर इमर्जिंग फ्रॉम द माउंटेन्स, और ये हो गया प्लेन का एरिया, क्योंकि ये रिवर के
बराबर ही है, एकदम सेम हाइट पे। माउंटेन्स थोड़े ऊपर और उनके ऊपर थोड़े पॉइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्कुल ऐसे, समझ रहे हो ना। प्लेटू भी लगभग थोड़े प्लेन्स ही होते हैं, बट वो थोड़ी हाइट पे होते हैं। और प्लेन्स तो बिल्कुल आपको रिवर के हाइट पे मिलेंगे, जहाँ पे हम अभी रहते हैं, जैसे न्यू दिल्ली। ठीक है। अब पहला लैंडफॉर्म पढ़ते हैं हम। तीन लैंडफॉर्म थे, हमने पढ़े थे माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। तो हम पहला पहला लैंडफॉर्म पढ़ते हैं, दैट इज माउंटेन्स। सो माउंटेन्स आर लैंडफॉर्म्स दैट आर मच हायर देन द सराउंडिंग लैंडस्केप। दे कैन बी recognized by a broad base, steep slopes and narrow summit। तीनों चीज देखो, ये जो है ना सेंटेंस, इससे इन तीनों चीज़ों से आपको माउंटेन के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है कि दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ब्रॉड बेस। बेस ये ब्रॉड हो गया, ठीक है, हमने ये सब मान लिया। स्टीप स्लोप्स क्या होता है, एकदम ही मतलब बहुत सीधी ढलान। ठीक है, जैसे ये ढलान है, ये ढलान है। एंड अ नैरोड समिट, समिट मतलब होता है टॉप, नेरो मतलब होता है बहुत पतला टॉप होता है। जैसे ये देखो एकदम पॉइंटेड हो गया ना, पतला टॉप है, तो ये आपका माउंटेन हो गया। डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट, सम माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो। एट लोअर एल्टीट्यूड्स द स्नो मेल्ट्स एवरी समर and turns into water which feeds the river. At high altitude the snow never melt, लिविंग द माउंटेन परमानेंटली स्नो कैप्ड। ठीक है, इसका क्या मतलब, जैसे बहुत सारे जो है ना माउंटेन होते हैं, वहाँ पे बहुत सारी बर्फ होती है। ऊपर आप टॉप पे देखोगे तो बर्फ दिखेगी, नीचे नहीं दिखेगी। क्यों? देखो साइंस में आपने पढ़ा होगा कि जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो, टेम्परेचर गिरता जाता है, टेम्परेचर कम होता जाता है। टेम्परेचर गिरेगा मतलब ऊपर ज़्यादा ठंडा मौसम रहेगा, नीचे कम रहेगा। इसलिए आप गर्मियों में हिल स्टेशन जाते हो पहाड़ों पे, क्योंकि पहाड़ों पे ऊपर ठंड रहती है तो गर्मी कम लगती है। जैसे आप न्यू दिल्ली में या राजस्थान में रह रहे हो, जो पहाड़ पे नहीं है, वो नीचे है। यहाँ पे आप यहाँ न्यू दिल्ली में रह रहे हो, यहाँ पे गर्मी बहुत रहेगी। पर आप फिर उत्तराखंड चले जाओगे, नैनीताल में, वहाँ पे मस्त शिमला वगैरह में भी घूमोगे, तो वहाँ पे ऊपर वो पहाड़ पे होता है, तो पहाड़ पे ठंडी रहती है। क्योंकि अर्थ में क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहते हो हाइट पे, तो वहाँ पे ठंडा होता रहता है मौसम। तो जैसे जैसे आप, जैसे इसमें क्या लिख रखा है कि बर्फ पूरे बादल, बर्फ पूरे माउंटेन पे होती है, बट जो नीचे वाली बर्फ होती है वो पिघल जाती है, और वो बनती है रिवर्स हमारी। और ऊपर वाली पिघल नहीं पाती क्योंकि इतनी गर्म नहीं होती है वो, तो वो हमेशा स्नो कवर रह जाती है। समझ रहे हो, समर में भी स्नो कवर रहती है कितने माउंटेन्स, इसलिए वहाँ पे हम घूमने जाते हैं, हम शिमला वगैरह में। ठीक है, बाकी नीचे वाली रिवर बन जाती है। तो देखो आप कितना इंपॉर्टेंट है माउंटेन्स। सर्दियों में वहाँ पे भी बर्फ रहती है, पर जैसे गर्मी आती है, नीचे वाली बर्फ है वो रिवर बन जाती है। अदर आइलैंड्स विद अ लोअर हाइट, लेस स्टीप स्लोप्स एंड राउंडेड टॉप्स आर कॉल्ड हिल्स। ठीक है, हिल्स जैसे जो थोड़ी सी छोटी होती ना, छोटे से माउंटेन को, जिसको हिल्स बोलते हैं अपन। What is snow? Unless you live in a Himalayan region such as Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Arunachal Pradesh, you may never have seen snow. In the rest of India, most precipitation is in the form of rain and hail, but at the higher altitudes, if it is cold enough, snow will fall, covering the landscape in a soft and beautiful white blanket. अब क्या मतलब हुआ इसका? जिसे मैक्सिमम लोगों ने इंडिया में बर्फ नहीं देखी होती। तो बर्फ होती क्या है एक्चुअली? तो अगर आप हिमालयन रीजन से नहीं हो, हिमालयन रीजन्स क्या होते हैं, जैसे इंडिया का मैप है अपने पास, ये हिमालयन रीजन है। ये जो पूरा एक बेल्ट देख रहे हो ना आप, ये पूरा हिमालयन रीजन है। अगर आप इस रीजन से नहीं हो ना, तो बहुत लोगों को बर्फ देखी भी नहीं होती। जैसे आप राजस्थान से, बहुत लोगों को बोलोगे बर्फ क्या होती है, उनको पता ही नहीं है। तो बर्फ क्या होती है ना, कि अगर आप उन रीजन से नहीं हो, जैसे हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, कश्मीर, तो आपको लगेगा कि बर्फ क्या होती है। तो रेस्ट ऑफ द इंडिया, जो प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है कि पानी किस फॉर्म में नीचे आ रहा है। जैसे हम देखते हैं बारिश के फॉर्म में आता है पानी हमारे यहाँ पे, बट बहुत जगह बर्फ के फॉर्म में आता है। तो प्रेसिपिटेशन मतलब यही हो रहा है कि पानी किस फॉर्म में अर्थ पे आ रहा है फ्रॉम द क्लाउड्स। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड हेल, बट एट द हायर एल्टीट्यूड इट इज कॉल्ड इनफ। ठीक है, हायर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, हाइट। जैसे ये पहाड़ है, आप यहाँ खड़े हो, आपका दोस्त यहाँ खड़ा है, तो आपका दोस्त आपसे ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे खड़ा है, मतलब आपसे ज़्यादा ऊंची हाइट पे खड़ा हुआ है। आप छोट कम लोअर ऑल्टीट्यूड पे हो, और आपका जो बिल्कुल ही बेस्ट फ्रेंड है एक और दूसरा दोस्त, वो तो बिल्कुल ही सबसे कम ऑल्टीट्यूड पे। तो ऑल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट। ठीक है, ये हम माउंटेन्स के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं, देखते हैं
कि माउंटेन्स कैसे कैसे होते हैं। ये हम आगे इनके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, बट ये जैसे कुछ पिक्चर्स है जो एनसीईआरटी में दी हुई है, जैसे माउंट एवरेस्ट सब जानते हैं, नेपाल चाइना के बीच में ना सबसे बड़ी माउंटेन। फिर आ जाते हैं माउंट अकांकागुआ, ये क्या है ना, ये है अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना जानते होगे ना, लियोनल मेसी, हाँ साउथ अमेरिका के अंदर है ना। माउंट किलिमांजारो ये अफ्रीका में है, तांजानिया में। फिर माउंट मॉन्ट ब्लांक ये है यूरोप के अंदर। फिर माउंट कंचनजंगा ये हमारे सिक्किम में इंडिया में, ये सेकंड सबसे बड़ी चोटी है, पीक है। सबसे पहला तो माउंट एवरेस्ट है, सेकंड कंचनजंगा, फिर माउंट अन्नामुडी। ये देखो ये थोड़ी अलग तरीके दिख रही है, ग्रीनिश दिख रही है, ये पूरी वाइटिश दिख रही है। माउंट एवरेस्ट पूरा वाइटिश दिख रहा है। तो आपको बताया था जैसे जैसे आप हाइट पे ऊपर जाते हो ना, तो बर्फ या फिर ठंड ज़्यादा लगने लग जाती है, ज़्यादा क्लाइमेट सीवियर हो जाता है वहाँ पे, समर्स नहीं आती। जैसे माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा है, तो वहाँ पे समर्स आती नहीं, वहाँ पे हमेशा बर्फ रहती है। कंचनजंगा दुनिया का सेकंड नंबर का सबसे बड़ा है, तो वहाँ पे भी देखो पूरा बर्फीला है। अन्नामुड़ी इतना बड़ा नहीं है, तो देखो वहाँ पे ग्रीनिश है ज़्यादातर टाइम। अब क्या है ना, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स माउंटेन्स आर ग्रुप्ड इन माउंटेन रेंजेस सच एज द हिमालयाज इन एशिया, the Alps in Europe, and the Andes in South America. Some of these ranges stretch for thousands of kilometers. देखो ये हम देखते हैं एक बार इस डायग्राम में। पूरे वर्ल्ड में क्या होता है ना कि माउंटेन्स है, जैसे आप है ना स्टूडेंट्स हो, आप कितने, आप जैसे क्लास में 46 स्टूडेंट्स हो, हर एक स्टूडेंट इंडिविजुअल अलग अलग होता है, पर इन 46 स्टूडेंट्स को ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्लासरूम। वैसे ही माउंटेन अलग अलग होते हैं, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, अलग अलग माउंटेन्स है, बट ग्रुप ऑफ माउंटेन्स इट इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, माउंटेन रेंज। जैसे आप ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड क्लास, ग्रुप ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड माउंटेन रेंज। जैसे ये इंडिया में देखो, एक माउंटेन रेंज है हिमालय, एक माउंटेन रेंज है अरावली, एक विंध्या है, सतपुरा है, फिर वेस्टर्न घाट्स है। माउंटेन रेंज ये बहुत, यहाँ पे आप जाओगे ना, यहाँ पे आपको माउंटेन्स ही माउंटेन्स दिखेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये जो हमने 6 माउंटेन्स पढ़े देखे थे ना, इनकी हाइट के हिसाब से उनको यहाँ रखा गया। जैसे सबसे बड़ा कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। सबसे छोटा आपको बताया था मैंने, ये है अन्नामुड़ी। तो ये अन्नामुड़ी देखो केवल 1000 मीटर, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर जितना बड़ा। जैसे आप ऊपर 1 किलोमीटर चलते जाओगे तो ये आएगा। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा ये वाला, ये कौन सा है भैया, ये आ गया मॉम प्लांक, मतलब यूरोप का माउंटेन है ये। फिर आ जाता है ये वाला अपना, फिर कंचनजंगा आता है सेकंड सबसे लंबी चोटी जो सिक्किम में है, और फिर माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है। ठीक है, करीबन 9 किलोमीटर्स, 9000 मीटर्स लॉन्ग इन हाइट। इतना ऊपर जाना पड़ेगा आपको, सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। ये सब हिमालयाज के अंदर है। ठीक है, mountains with tall and sharp peaks like the Himalayas are relatively young, which means that they were formed recently in the Earth's history, but that is still millions of years ago. जिन माउंटेन्स की टॉल और शार्प पीक्स होती है, जिसकी बिल्कुल एकदम, देखो जैसे कि ये देख रहे हो ना आप, ये देखो कितनी शार्प है पीक, बिल्कुल शार्प पीक है। जिन माउंटेन्स की बहुत टॉल और बहुत शार्प पीक्स होते हैं ना, वो जैसे हिमालयाज में वो यंग होते हैं, उनको यंग माउंटेन्स बोलते हैं। इसलिए आप है ना हिमालयाज को यंग फोल्ड माउंटेन्स, फोल्ड का मतलब आपको समझ आएगा, बट हिमालयन रेंज को यंग फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं, क्योंकि ये यंग है। यंग मतलब ऐसा नहीं कि ये कुछ सालों पहले ही बनी है, ये बनी मिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड है, बट वो फिर भी यंग है कंपेरेटिवली, क्योंकि बहुत सारी है ना रेंजेस, जैसे अरावली रेंज है, ये सबसे पुरानी रेंज है वर्ल्ड की। ये राजस्थान के बीचों बीच निकलती है अरावली रेंज। कभी आप राजस्थान में जाओगे तो वो दिखेगी। अब होता क्या है ना कि हिमालय की है ना जो सबसे टॉल माउंटेन्स होते हैं वो, और जिनकी पॉइंटेड पीक्स होती है ना, वो यंग होते हैं। यंग इसलिए क्योंकि वो अभी रिसेंटली बने, रिसेंटली भी मतलब आप मान लो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। बट अरावली जैसे जो पुरानी होगी ना, जो अरावली सबसे पुरानी जैसे, तो उनमें क्या होता है ना कि इरोजन होने लग जाता है, तो इस वजह से वो इतनी टॉल नहीं रहती, और इनकी जो पीक होती है वो इतनी पॉइंटेड नहीं होती, जैसे आप ये देख पा रहे हो ना। तो ये है ना शॉर्टर एंड मोर राउंडेड माउंटेन्स एंड हिल्स लाइक द अरावली रेंज आर मच ओल्डर एंड हैव बीन राउंडेड बाय इरोजन। तो आप जैसे देख पा रहे हो, अरावली को ओल्ड माउंटेन बोलते हैं और हिमालयाज को यंग माउंटेन्स बोलते हैं, क्योंकि सबसे लंबे होते हैं और इनकी चोटी जो होती है ना, पीक, वो सबसे
पॉइंटेड होती है. सो समटाइम्स एज विद हिमालयस अपलिफ्टमेंट एज वेल एज इरोजन कंटिन्यू टू दिस डे. ठीक है, हिमालयस में भी इरोजन हो रहा है बट स्टिल वो यंगर है तो अभी भी काफ़ी टॉल है. ठीक है, ये समझ लिया आपने क्या होता है माउंटेन्स के बारे में कि ये रेंजेस हो गई. ठीक है, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स इज कॉल्ड रेंज. और हिमालय रेंज आ गई है, अरावली रेंज आ गई. ठीक है, और हिमालय को क्यों यंग फोल्ड माउंटेन या क्यों यंग माउंटेन बोलते हो, अरावली को क्यों ओल्ड माउंटेन बोलते हैं, क्योंकि हिमालय इज यंगर देन मैनी ऑफ द माउंटेन रेंजेस. और हिमालय में ही माउंट एवरेस्ट भी है. ये जैसे हिमालय ना, यहाँ पे ही कहीं माउंट एवरेस्ट है. सबसे बड़ी पीक है, सबसे बड़ी पीक है, करीबन 9 किलोमीटर्स. ठीक है, अरावली को आप जब भी जाओगे ना, तो जैसे आप राजस्थान में ट्रेवल करोगे तो अरावली बहुत टूट चुकी है, मतलब बहुत पुरानी है वो. तो आपको ना बहुत छोटी छोटी माउंटेन रेंजेस मिलेंगी, माउंटेन्स मिलेंगे वहाँ पे. तो मतलब पहले वो भी बहुत बड़ी हुआ करती थी बट टाइम के साथ इरोजन हुआ यहाँ पे. इसी के साथ हमारा माउंटेन्स लगभग खत्म ही हो जाता है. हमारा पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन. ठीक है, लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं. ठीक है, माउंटेन्स होते हैं, प्लेट्यू होते हैं, प्लेन्स होते हैं. तो अभी तक हमने माउंटेन लगभग पढ़ लिया है. अगले पार्ट में हम लाइफ इन माउंटेन पढ़ेंगे. ठीक है, फिर हम प्लेन्स पढ़ेंगे, हम प्लेट्यूज पढ़ेंगे और चैप्टर को ख़त्म कर देंगे. तो फर्स्ट पार्ट में हमने ओवरऑल सब कुछ कवर कर लिया है जो भी हमारे एनसीईआरटी में था. हमारी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी सही बैठ गई है. ठीक है, मज़ा भी आ रहा है. लैंडफॉर्म्स क्या होता है हम थोड़े रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी समझ रहे हैं. तो स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट 2 एंड थैंक यू वेरी मच.